थे जब आप सोशल मीडिया पर दिन रात समोसे गुलाब जामुन की रेसिपी देख रहे थे और टीवी न्यूज़ में हमें लगातार बताया जा रहा था कि ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, अब वो बना रही है, अभी पहले फेज का ट्रायल चल रहा है, अब दूसरे फेज का चल रहा है। कोई बुजुर्गों पर सही असर नहीं कर रही थी, तो कोई जवान लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर आम जनता को ये लगने लगा था कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक्चुअली हम एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन गए थे जिससे आम तौर पर हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हमें दवा के बारे में तब पता चलता है जब डॉक्टर हमें वो लिख कर देता है। उससे पहले लैब में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें क्या। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि दवाएं जो आप लेते हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। जब भी बाजार में कोई नई दवा आती है तो एक उम्मीद जगती है कि लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर तक दवा को पहुंचने में कई बार 12 साल तक का वक्त लग जाता है। रिसर्चर जब किसी मर्ज की दवा खोजने निकलते हैं तो पहले तो किताबों और डेटाबेस में जवाब तलाशते हैं। कोई काम का फॉर्मूला समझ में आता है तो उस पर खूब सारे टेस्ट किए जाते हैं। 10,000 रसायनों में से मात्र 7 ऐसे निकलते हैं जो आगे शोध करने लायक हों। इन्हें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मिलती है। लैब में इंसानी कोशिकाओं पर टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी तलाश थी। इसके अलावा जानवरों पर भी टेस्ट किए जाते हैं, खासकर चूहों पर। अगर ज्यादा साइड इफेक्ट्स दिखें तो ट्रायल रोक दिया जाता है। औसतन 7 में से सिर्फ 5 केमिकल फॉर्मूलाज ही टेस्ट पास कर पाते हैं। बाकी के दो या तो लैब की अलग अलग कंडीशंस में असरदार नहीं दिखते या फिर उनके फायदे कम, नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो पास होते हैं उन्हें अब इंसानी कोशिकाओं पर ही नहीं, इंसानों पर भी टेस्ट किया जाता है। फेज 1 में 10 से 20 वॉलंटियर्स को दवा दी जाती है। इस फेज में डॉक्टर्स उनके खून की जांच भी करते हैं, साथ ही यूरिन सैंपल्स को भी परखा जाता है। साइंटिस्ट इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि दवा शरीर में किस तरह अब्जॉर्ब हो रही है, शरीर दवा पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो ठीक से पच रही है या नहीं, किस रूप में शरीर से बाहर आ रही है। पहले चरण में जो दवा पास होती है वो पहुंचती है फेज 2 में। यहाँ कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 500 मरीजों को दवा दी जाती है। ये होता है दवा का असली टेस्ट, क्योंकि अगर मरीज की बीमारी दूर होगी तभी माना जाएगा कि दवा वाकई असरदार है। इसी चरण में रिसर्चर ये भी पता लगाते हैं कि दवा की कितनी डोज देना सही रहेगा। अगर इस फेज में भी दवा पास हो जाए तो फिर दुनिया भर में हजारों मरीजों पर उसे टेस्ट किया जाता है। ये है फेज 3। इसके लिए प्लासीबो का इस्तेमाल होता है, यानी कुछ लोगों को सच में दवा दी जाती है तो कुछ को सिर्फ कहा जाता है कि ये दवा है, जबकि असल में उन्हें सिर्फ चीनी की गोलियां मिल रही होती हैं। अगर यहाँ दवा सही काम कर जाए तब जाकर उसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अथॉरिटीज दवा के अच्छे और बुरे असर को फिर से चेक करती हैं, और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि दवा के इफेक्ट्स ज्यादा और साइड इफेक्ट्स कम हैं, तभी वो अप्रूव की जाती है। कुल मिलाकर 10,000 दवाओं में से सिर्फ एक दवा को बाजार में आने की मंजूरी मिलती है। और बाजार में आने के बाद भी अगर दवा के नए नए साइड इफेक्ट्स पता चलें तो उन्हें भी लगातार दर्ज किया जाता है। पैकेजिंग के साथ जो पर्चा आता है उसमें दवा के साथ वो जो पर्चा आता है उसे पढ़ते हैं आप। पूरी डिटेल्स में साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं। बच्चे की डोज क्या होगी, बड़ों की डोज क्या होगी, प्रेगनेंसी में लेना सेफ है या नहीं, पीरियड्स में लेने से क्या होगा। हालांकि ये जो महिलाओं वाला पार्ट है ये हर पर्चे पर नहीं होता, क्योंकि महिलाओं पर उतनी रिसर्च ही नहीं होती। अब देखिए, पुरुषों का वजन अमूमन महिलाओं से ज्यादा होता है,
इसलिए उन्हें टोटल कैलोरीज भी महिलाओं से ज़्यादा चाहिए होती। लिवर वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पुरुष महिलाओं से 2 गुनी ज़्यादा अल्कोहल भी ले सकते हैं। अल्कोहल तो दवाओं में भी होती है, तो डॉक्टर कभी महिला और पुरुष को अलग-अलग डोज क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करते? अब कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे, बताओ दवाओं में भी घुसा दी फेमिनिज्म। इन्हें सब जगह बराबरी चाहिए, दवाओं में जब बराबरी मिल रही है तो वहां नहीं चाहिए। लेट्स टॉक फैक्ट्स। 19वीं सदी में जब मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत हुई तो पुरुषों में महिलाओं के शरीर को देखने की हिचक थी। इसलिए मेडिसिन के केंद्र में सिर्फ पुरुषों का शरीर ही रहा। आज भी महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर अक्सर महिलाओं की शिकायतों को संजीदगी से नहीं लेते। नतीजतन महिलाओं की जान तक चली जाती है। अब हार्ट अटैक की ही मिसाल लीजिए। महिलाओं को दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी परेशानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लिवर, पैंक्रियाज और ब्लैडर के कैंसर को भी पुरुषों की बीमारी माना जाता है। इसीलिए महिलाओं में ये बहुत देर से डिटेक्ट होती हैं। फिर अगली समस्या ये आती है कि दवाएं और उनकी डोजेज महिलाओं के अनुसार होती ही नहीं है, क्योंकि ट्रायल्स में बहुत कम ही महिलाओं को शामिल किया जाता है। कमाल तो ये है कि इन्हें कहा वीकर सेक्स जाता है, लेकिन होती हैं ये पुरुषों से भी स्ट्रांग, क्योंकि इन सारी चुनौतियों के बावजूद वो पुरुषों से लंबा जीती हैं। इसलिए जेंडर मेडिसिन की भूमिका को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने भी हमेशा यही सुना था ना कि पुरुषों को दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। देखिए, फैक्ट कुछ और ही निकला। क्या आपको ये पता है कि पीरियड्स में जो दर्द होता है वो अक्सर उतना ही बुरा होता है जितना हार्ट अटैक का दर्द? मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है, स्टडीज हैं इस पर। जब हम पीरियड्स पर खुलकर बात ही नहीं करेंगे तो किसी को क्या बताएंगे कि कितना दर्द हो रहा है? इसलिए चुप्पी तोड़िए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चुप्पी तोड़ने में मदद कीजिए। और शेयर इसलिए भी कीजिए क्योंकि 6 एपिसोड्स के बाद भी अगर लोग ये पूछ रहे हैं कि सेहत टॉक कब शुरू होगा, तो भाई ये तो ज्यादती है ना? मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।